जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के बारे में। पूरी स्ट्रेटजी की आप लोग जीरो से कैसे तैयारी करें, बुक लिस्ट क्या क्या होनी चाहिए, मतलब पूरी बुक के बारे में डिटेल में बताऊंगा और क्या क्या ध्यान रखें और मॉक का एनालिसिस कैसे करें, हर एक पॉइंट पर बात कर रहे होंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस बार टेक्नीशियन में कुछ बड़ा करने वाले हैं और अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जीरो से तैयारी कैसे करें। देखिए, जब भी किसी एग्जाम का जो किसी भी एग्जाम की बेसिक से तैयारी करनी होती है तो सबसे पहले माइंड पे यही क्लिक करता है कि हमारे पास कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या है इसका। तो सिलेबस लगभग रेलवे के सारे एग्जामों का सेम ही है, चाहे ग्रुप डी हो चाहे आपका टेक्नीशियन हो, सब सेम ही है। मतलब थोड़ा सा एनटीपीसी में जीके बढ़ जाती है, वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन ग्रुप डी और टेक्नीशियन सेम सिलेबस है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता है। तो आप लोगों को बस यही एक होता है कि कौन कौन सी बुक हम लोग खरीदें। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें मैथ, इस बार आपने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, आपने देखा है कि मैथ ने बहुत परेशान किया है लोगों को, बहुत ज़्यादा। मतलब 18-20 प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं और अगर आप 25 करने जा रहे हो तो फिर क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो, इतना ज़्यादा परेशान किया है। बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, आप लोग चिंता न करें। सबसे पहली चीज़, मैथ को तैयार करने के लिए क्या स्टेप होते हैं वो स्टेप आपको पता ही नहीं है। पहली चीज, आपको कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो 200-300 होंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे तो वो लगभग 18, 20, 22, 25, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए कि सारे के सारे हम कॉन्सेप्ट तैयार कर लें। और जो क्वेश्चन की वैरायटी होती है वो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने से, प्रैक्टिस करने से, जब आप एनालिसिस कर रहे होगे तब आपको आएगा कि अच्छा ये लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा, तब वो चीज़ समझ में आएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना जो कॉन्सेप्ट बुक है वही रटते रहते हैं, वही रटते रहते हैं, वही बार बार पढ़ते रहते हैं। कोई मतलब नहीं बार बार पढ़ने का भाई, वो तो सिर्फ 20-25 टाइप के सवालों के लिए है और अब टाइप वाइज आना तो बंद हो गया है। तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। सीक्वेंस क्या है, पहले आप कॉन्सेप्ट तैयार करो, उसके बाद एग्जाम्पल लगाओ। तो जैसे एक आपने कॉन्सेप्ट तैयार किया, जब आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे ना तो कम से कम 4 से 5 टाइप के अलग अलग एग्जाम्पल इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हुए लगेंगे। लेकिन अगर आप सेम कॉन्सेप्ट के साथ कोई सवाल लगाएंगे तो एक ही टाइप आपको पता होगा, लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट से सवाल लगाएंगे तो आपको कम से कम 4-5 वैरायटी मिल जाएगी, तो वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको जाना है क्वेश्चन पर। फिर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब वहां से आपको पता चलेगा कि यार ये तो मैंने जो 2 कॉन्सेप्ट तैयार किए थे, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये भी किया जा सकता है। इसका मतलब पहले मुझे पहले कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट का, और तब मेरा फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो ये भी आपको पता चलेगा। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना है। यहाँ से आपको एग्जाम के लेवल का पता चलेगा, अपने लेवल का पता चलेगा, दोनों लेवल यहीं से पता चलेंगे। और कैसे प्रश्न आ रहे हैं ये यहाँ से पता चलेगा कि कैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और यहाँ से आपके पूरी मैथ की चीजें खत्म हो जाएंगी। अब बात आती है कि मैथ की बुक्स कौन सी होनी चाहिए। अगर इस समय के हिसाब से बात करूं कि कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए, तो भाई कोई बुक ऑथेंटिक नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि पीवाईक्यू के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए, भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी नहीं बदलता है। आप कोई भी बुक से सॉल्व करें, कभी जिंदगी में नहीं बदलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम रहेगा। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा लेना, जो उसमें सॉल्यूशन होगा कभी आप उसका यूज नहीं करोगे, क्योंकि वो लॉन्ग मेथड से होगा, सॉल्यूशन अपना ही करना होगा। तो क्वेश्चन के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है या पढ़ने के लिए क्या कोई बुक ले सकते हैं, कोई बुक नहीं ले सकते हैं। आपने कोई बैच पढ़ा हो, उस बैच की पीडीएफ ही आपकी बुक है। उसके बाद अगर आपने बैच नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट है, आप वहां से वन शॉट मैराथन 12-15 घंटा की मिल जाएगी, उसका नोट्स बना लें, आपकी वो बुक तैयार हो जाएगी। तो अपनी बुक खुद तैयार करें मैथ में इस समय के पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के लिए। देखिए, जैसी रीजनिंग आ रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉन्सेप्ट तैयार करने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। मान लीजिए किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में आप फंस जाते हैं, जैसे डायरेक्शन हुआ, रैंकिंग हुआ, ये प्रश्नों के आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ब्लड रिलेशन हुआ कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये तरीका जानना है। तो मुश्किल से डायरेक्शन 5-6 चैप्टर ऐसे निकल के आते हैं जो आपको पढ़ना होगा, जो आपको इन्हीं प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि यार अच्छा ये बस 6-7 चैप्टर हैं जहां से मैं फंस रहा हूँ, और वो कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लें या नोट कर लें।
रीजनिंग तैयार हो गई। इसके लिए कोई बुक नहीं, कोई पीवाईक्यू नहीं, कुछ नहीं, सीधा जब ऑनलाइन टेस्ट देंगे वहां 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, बस उसी से काम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं साइंस के लिए। देखिए साइंस में, साइंस को तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज आपके पास कॉन्सेप्ट तैयार करना चाहिए। इस समय आप देख लेना मैक्सिमम प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस पे ही आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट आपको तैयार होना चाहिए क्योंकि कथन बेस होते हैं कुछ। उसके बाद पीवाईक्यू आपको करना है। पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन बन रहा है वो किस तरीके का बन रहा है। आप अगर फैक्ट फैक्ट याद करते रहेंगे तो भी आपके काम का नहीं है। आप अगर पूरा रटते रहेंगे एक एक लाइन तो भी काम का नहीं है। आपको पता तो चले, मैक्सिमम बच्चे तो प्रैक्टिकल ही छोड़ देते हैं, जो प्रैक्टिकल दिया हुआ है उससे भी प्रश्न बन जाता है। तो वो आपको पता चलेगा इस पीवाईक्यू से, जिसके मुताबिक आप अपनी नोट्स को, अपनी बुक को तैयार कर पाएंगे। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे एग्जाम में डर उतना ही कम हो जाएगा। आपने देखा होगा एग्जाम के टाइम में या एग्जाम के पहले बहुत बच्चे डरते हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, घबराहट होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने घर में मॉक टेस्ट नहीं दिया, घर में प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप घर में मॉक टेस्ट दिए होते 40-50 तो सेम फीलिंग आती यार, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, किस चीज का डर। हाँ थोड़ा सा डर लगता है कोई एग्जाम में बैठो, लेकिन इतना डर नहीं लगता कि हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। तो यार मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद बात करते हैं साइंस की बुक की। इस समय मैंने देखा है भाई मैक्सिमम लोग 9th और 10th की एनसीईआरटी का यूज कर रहे हैं। कुछ लोग हैं एसके झा सर की बुक का भी यूज कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नीरज सर के बैच नोट्स बुक का यूज कर रहे हैं। अब देखिए ये अगर कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो तो इन तीनों में कोई भी एक कंटेंट का यूज करना है। ऐसा नहीं है कि तीनों का यूज कर लो, ऐसा नहीं है कि दोनों का यूज कर लो, कोई भी एक का। आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो आप उस कोचिंग का पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीवाईक्यू करना फिर आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा, आपको भी तो पता चले आपका लेवल। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, कोई भी एक पढ़ें। अब कुछ लोग आरडब्ल्यूएस से पढ़ रहे हैं, अब वो उनको बता दिया गया 9th-10th की एनसीईआरटी। भाई अगर दो कंटेंट के साथ जाओगे, सेम चीज दो बार 2-2 घंटे करके दोगे, पूरे दिन में आप सब्जेक्ट के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाओगे। आपको लगेगा यार मैंने तो 10 घंटा पढ़ लिया फिर भी एक सब्जेक्ट मेरा रह गया। तो वो इसी कारण होता है क्योंकि आप ओवर कंटेंट का यूज कर रहे होते हैं। अब उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से पढ़ना है। 9th-10th एनसीईआरटी कुछ भी ले सकते हैं, एसके झा सर पढ़ सकते हैं, नीरज सर से पढ़ रहे हैं, बेस्ट है क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार करवा देंगे आपको। उसके बाद बात करते हैं जीके का। जीके मतलब आपके इस पे करंट अफेयर भी होती है और स्टैटिक भी होता है। पिछली बार ऐसा मतलब पेपर आया था, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा आएगा? ऐसा कहा नहीं जा सकता कि इस बार भी ऐसा आएगा। आप यार करंट अफेयर को सोच के चलें कि 10 के 10 करंट अफेयर आएगा, 10 के 10। भाई 5 नंबर के करंट अफेयर के लिए तैयारी करोगे तो वो 10 नंबर के करंट अफेयर के लिए तैयारी हो जाएगी। तो इसका मतलब है आप ये मत सोचना कि यार 5 ही की तो आएगी, 95 का पेपर दे के चला आऊंगा। 5 की पढ़ो, वही आपकी 10 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आ गई तो, नहीं आई तो कोई बात नहीं। उसके साथ साथ आपको स्टैटिक के टॉपिक पढ़ना है। मैं आपको बता दूंगा कि हिस्ट्री के टॉपिक, ज्योग्राफी के टॉपिक, पॉलिटी के टॉपिक, इकोनॉमिक्स के टॉपिक। लेकिन उससे पहले भाई वो तो आपका 5 नंबर का ही हुआ ना। उससे पहले आप जो 90 नंबर है ना उस पर अपनी कमांड बनाए। 5 नंबर करंट पर मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। कल से आपको 1 अगस्त से करंट अफेयर मिलने लगेगी और बहुत अच्छे से मिलेगी, सिर्फ रेलवे के एग्जाम को टारगेट करके। रेलवे का आपका एनटीपीसी एग्जाम हो, रेलवे का ग्रुप डी हो, एएलपी हो, जेई हो, टेक्नीशियन हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर आ रही है वो परफेक्ट है। बिल्कुल टारगेट करके रेलवे के लिए ही मैं खुद हैंड रिटन कर रहा हूँ यार। हो सकता है कि आपको राइटिंग साफ ना लगे क्योंकि स्पीड में बनाना होता है, स्पीड में बनाने की वजह से राइटिंग डाउन हो जाती है। पर आपको समझ में आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा तब समझ में आएगा। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। और अभी कोई एग्जाम नहीं है तो ज्यादा पीडीएफ मत करना, अपने खुद के नोट्स बनाना, थोड़ी मेहनत कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कितने महीने की पढ़नी है, हम लोग इसको अगस्त से ही शुरू करेंगे, अगस्त से ही। और अगस्त से लगा के जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक की पढ़ेंगे। उसके बाद स्टैटिक के टॉपिक मैं बताऊंगा, मैं आपको दूंगा। उसके बाद बात करें बुक की कि बुक कौन सी होनी चाहिए। देखिए लूसेंट, स्टैटिक के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। कुछ चुनिंदा टॉपिक है अगर आप बुक से नहीं पढ़ रहे हैं मैं वो टॉपिक करा दूंगा, चाहे हिस्ट्री का हो चाहे जियोग्राफी का, मतलब कोई भी सब्जेक्ट का हो। मैं कुछ चुनिंदा टॉपिक है जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैसे महाजनपद, इनसे प्रश्न बनते हैं, मैं वो करा दूंगा, बस आपका काम हो जाएगा। क्योंकि 5 नंबर के लिए ऐसा तो है नहीं कि पूरा डिटेल में पढ़ लें। अब ये तो हो गए आपके सारे बुक के चीजें। अब देखिए तैयारी कैसे शुरू करें, सबसे मेन पॉइंट है ये कि तैयारी कैसे शुरू करें। भाई आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके पहले तो आपने ग्रुप डी एग्जाम दिया है,
मतलब अब ग्रुप डी के बाद आप टेक्नीशियन को टारगेट कर रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक मॉक टेस्ट देना चाहिए और उसको प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए और आपको देखना चाहिए। अब आपने रीजनिंग सॉल्व किया, रीजनिंग में आपके मान लीजिए कि 15 नंबर आए और सबसे सरल सब्जेक्ट रीजनिंग ही है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले रीजनिंग को मजबूत करें। मतलब रीजनिंग की इतनी प्रैक्टिस कर डालें कि अगर आप 10 सेट लगा रहे हो लगातार, तो 10 सेट में फुल स्कोर आ रहा है आपका। इतनी प्रैक्टिस कर डालें। हो सकता है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन लग जाए, कोई बात नहीं, लग जाने दीजिए 7 दिन। 7 दिन बाद जब आपका फुल स्कोर आने लगेगा ना, उसके बाद फिर आप किसी और टॉपिक को पकड़ें। तब तक रीजनिंग का आप एक एक डेली डेली मॉक टेस्ट देंगे तो वो रिवीजन में बना रहेगा, रीजनिंग आपकी मजबूत हो गई। उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट को पकड़े। मैथ में आपने दिया था, कितना कम रह गया था, मैथ को सॉल्व कर डाले। फिर साइंस को पकड़े, करंट अफेयर को पकड़े, इस तरीके से पकड़ते हुए चले और आपकी देखना सारी तैयारी मजबूत हो जाएगी। जो सरल सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ, रीजनिंग, सबसे पहले इनको जल्दी से मजबूत कर लें, क्योंकि लास्ट में इनको पढ़ने का भी समय नहीं मिल पाता है। उसके बाद बात करें स्लो इंक्रीज टाइम। देखिए, आप जो उसमें पहले दिन बैठ जाओगे यार, 12 घंटा 15 घंटा पढ़ लोगे, हो जाएगी पढ़ाई। अगले दिन थोड़ी थकान लगेगी, हो सकता है कि 10 घंटे पढ़ाई हो जाए। फिर आपको लगेगा यार अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ना डेट आई, ना एडमिट कार्ड आया, ना अभी पता चल रहा है कब एग्जाम होगा। भैया कह रहे हैं अक्टूबर में होगा, कोई कह रहा है नवंबर में होगा, कोई कह रहा है दिसंबर में हो रहा, कोई कह रहा है सितंबर ही में हो जाएगा। तो इंतजार कर लेते हैं एग्जाम डेट का। भाई एग्जाम डेट का इंतजार किए ना, तो बस फिर आपका सारा समय निकल जाएगा। फिर वही होगा जैसा आप पहले करते आ रहे हो, जो 2-3 साल से आपने किया है। एग्जाम आया, एडमिट कार्ड आया, तैयारी की, दे आए, बाहर हो गए, फिर दूसरे एग्जाम को टारगेट किया और यही क्रम चलता रहेगा। जब 3-4 साल होंगे तब आपको पता चलेगा कि यार मैंने वास्तव में क्या गलती की थी। तब रियलाइज होगा कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 4 घंटा पढ़ें। जब 4 घंटे की आदत लग जाए कि मैं बिना डिस्टरबेंस के पढ़ सकता हूँ, तब 5 करें, 6 करें, 8 करें, 10 करें। और एग्जाम के टाइम में आप 12 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके ऊपर है कितना आपको मन लग रहा है, कितनी देर आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे 6 घंटे में भी उतना पढ़ लेते हैं जितना कुछ बच्चे 8 घंटे में नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो उनकी कैपेसिटी के ऊपर है। इस तरीके से आपको टाइम को बढ़ाना है। अब उसके बाद बात करें पढ़ने का सही तरीका। कुछ लोग हैं जैसे साइंस को भूल जाते हैं, साइंस उनको याद नहीं रहती है, वो पढ़ते हैं लेकिन उनको चीजें याद नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है, वो सिर्फ पढ़ते हैं, केवल पढ़ते चले जाते हैं। 2 चैप्टर पढ़ गए, रख दिया, अगले दिन फिर 2 चैप्टर पढ़ गए, रख दिया। भाई इससे आपकी तैयारी नहीं हो रही है। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप पढ़ो, कोई एक चैप्टर आपने पढ़ा, उसके बाद उस चैप्टर को समझो कि मैंने यार शुरुआत ऐसे की, इसके बाद ये पॉइंट था, इसके बाद ये पॉइंट था। फिर उसके बाद आप भूलोगे, उस पॉइंट पर पहुंचो कि कौन सा भूल रहा हूँ, उसको भी याद करो, फिर आगे बढ़ो। ऐसे बढ़ते बढ़ते चीजों को समझते हुए चलो। पहले पढ़ना है और फिर आपको समझना है। कोई टॉपिक आपको हेडिंग तो याद आ रही है, पर उसके अंदर थ्योरी क्या नहीं याद आ रहा है, तो उसको फिर समझो जाके कि यार पढ़ा तो मैंने था, फिर मुझे याद क्यों नहीं रहा, मैं भूल क्यों गया। अब मूवी देखते हो 3 घंटे की पूरी याद बनी रहती है, कंक्लूजन तो याद बना रहता है। तो आपसे कहा जाता है कि गदर गदर मूवी आ गई, ठीक है, और आपने तुरंत स्टोरी बता दी, उसकी हाईलाइट पॉइंट। पूरी 3 घंटे की स्टोरी थोड़ी बताओगे कि 3 घंटे तक स्टोरी ही बता रहे हो, अब ये सीन आया, अब ये सीन आया, अब ये सीन आया, नहीं, आपने कहानी बता दी। तो ऐसे ही आपको जब थ्योरी पढ़नी है साइंस की, तो हेडिंग याद करना है और हेडिंग के बाद जो थोड़ा सा सारांश होता है उसका एक्सप्लेन कर देना है, तो लगेगा हाँ यार मुझे तो याद हो गया। आज भले ही उसका एक्सप्लेनेशन आपको एक लाइन में याद आया हो, लेकिन जब उसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो यही चीजें आपकी पूरी की पूरी तैयार हो जाएंगी। इस तरीके से चैप्टर को तैयार किया जाता है। तो पहले आपको पढ़ना है, फिर समझना है, फिर पीवाईक्यू करने हैं कि पता तो चले भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद फिर गलती देखो। जब आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको गलती देखना है कि क्या मैं प्रैक्टिकल छोड़ रहा हूँ, कि क्या मैं कुछ चीजों को छोड़ दे रहा हूँ कि यार बाद में तैयार कर लूंगा, या मैं कुछ चीजों को छोड़ दे रहा हूँ कि ये मुझे याद ही नहीं होता है। ये चीजें देखो और उनको एक कॉपी पे नोट करके रखो और उनको जबरदस्ती लिख लिख के याद करो। उसके बाद फिर दोबारा से पढ़ो 2 से 3 दिन बाद। जब इतना आप काम कर लोगे ना, उसके बाद देखना आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। एक वो स्टूडेंट जो पूरी एनसीईआरटी को या पूरी साइंस को कम से कम 50 बार पढ़ जाता है, 50 बार, और एक वो स्टूडेंट जो पूरी एनसीईआरटी को 2 बार मात्र पढ़ता है, फिर भी ये 2 बार वाले जो जिसने पढ़ा उसके नंबर ज्यादा आ गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो 50 बार पढ़ा है ना, ये पढ़ता ही रहा, पढ़ता ही रहा, पढ़ता ही रहा और गिनती करता रहा कि मैंने 50 बार बुक को खत्म कर दिया, और उछल रहा है कि तैयारी कर ली।
लेकिन जब आप ऐसे पढ़ते चले जाते हो, आपको याद कुछ नहीं होता, बस पढ़ते रहते हो, कुछ फैक्ट याद होते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें, वो आपको याद नहीं होती हैं। वो याद जब होंगी जब थोड़ा पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे, एक एक लाइन उसका अर्थ निकालते हुए पढ़ोगे, तब वो चीजें आपको रटेंगी। और वही इसने किया, इसीलिए इसका सिलेक्शन हो गया और अच्छी तैयारी हो गई। तो भाई कम बार पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। ऐसे कोई मतलब नहीं है पढ़ने का कि पढ़ते ही जा रहे हो, 100 बार पढ़ ले रहे हो एनसीईआरटी को और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, स्कोर नहीं आ रहा है। ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया है। एग्जाम्पल जैसे आप देख लीजिए, परसेंटेज पढ़ा, अगर आपने पूरा परसेंटेज पढ़ लिया है, उसके बाद फिर आपको उसके फार्मूले पूरे तैयार करने हैं कि इस परसेंटेज चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए, क्या क्या फार्मूला यूज हुए, उनको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद फिर आपको पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू के बाद अपने आप को देखना है कि हाँ यार, मुझे तैयार हुआ कि नहीं, मॉक टेस्ट देकर, सेक्शन मॉक टेस्ट देकर, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी अच्छी तैयारी हुई है कि नहीं हुई है। अब उसके बाद बात करते हैं मॉक का कैसे एनालिसिस करें। भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 99% स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा कि मॉक का एनालिसिस कैसे किया जाता है। आपसे सीनियर होंगे जिनकी जॉब लग गई, जिन्होंने एग्जाम निकाल दिया है, नौकरी कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं होगा कि मॉक का एनालिसिस कैसे किया जाता है। आपको हंसी आ रही होगी मेरी बात सुनकर, आपको मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। सबसे पहली चीज, जब आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट में सिर्फ सही और गलत दो टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपको लग रहा होगा एक वो क्वेश्चन जो मैंने सही किया, एक वो क्वेश्चन जो मैंने गलत किया, या एक वो क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया। केवल इस तीन टाइप के क्वेश्चन एनालिसिस में नहीं होते हैं, बल्कि एक चौथा टाइप भी होता है जिसे आप इग्नोर कर देते हो। और वो इग्नोरेंस ऐसी है कि वो आपकी गलती छुपी रहती है और ये कब निकल के आती है, जब एग्जाम आता है, तब आपकी गलती, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि यार मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसी गलती कर रहा होगा, ऐसी गलती करेगा। क्योंकि यार वहाँ कोई ऐसा झोला छाप टीचर थोड़ी बैठता है पेपर बनाने को, कोई अच्छा टीचर बैठता है जिसको पता है कि स्टूडेंट क्या गलती करेगा, क्या माइंडसेट रखता है, क्या सोचता है, वो सेट करेगा। अच्छा, कैसे होता है? सबसे पहले वो क्वेश्चन जब मॉक टेस्ट दिया, आपने सही कर दिया, उसको आपने बिल्कुल छोड़ दिया। आपने कहा कि ये तो मुझे आ गया है, 100 में 80 हो गए, 10 आपके गलत हो गए, 10 आपने छोड़ दिए। इसका मतलब है बस हो गया काम। तो 10 आपके गलत हो गए, 10 आपने छोड़ दिए। तुरंत खोला, जो गलत हुए देख लिया क्या गलती की, नोट कर लिया, जो छोड़ दिया उसको भी देख लिया क्या छोड़ दिया, उस टॉपिक को भी कवर कर लिया। अब आपकी वीकनेस क्या छुपी रह गई? वो वीकनेस है कि आपने कुछ क्वेश्चनों को गेस भी किया होगा, कुछ क्वेश्चन को, और गेस करके लगाने में ही वो प्रश्न सही हो गए और आपने उनको छोड़ दिया। ऐसा एक बार होगा, दो बार होगा, फिर वो क्वेश्चन नहीं आया आगे मॉक टेस्ट में, ऐसा ही होता रहा, तो वो आपकी गलती छुप गई। आपको ये नहीं करना है। जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें तो आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चनों का एनालिसिस करना है। आपको नहीं मतलब है कितने गलत किए कितने सही किए। आप चार ऐसे सेक्शन बना लें, सेक्शन बना लिया, आप क्या करें, इन 100 क्वेश्चनों में जो आपने पढ़ा, देखा कि यार ये तो मुझे 100% रटा हुआ था, उसको सही वाले बॉक्स पे टिक कर दिया या उसको छोड़ दिया, उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद जो आपने गेस किया था, उसको तुरंत उस टॉपिक को वहां पर लिख लिया कि गेस किया है, इसका मतलब ये टॉपिक मेरा 100% तैयार नहीं है, 90% तो तैयार है। तो ये जो गेस वाले क्वेश्चन होते हैं, इसका 10% जो आपका कमजोर है, सबसे पहले उसको तैयार कर लें। फिर उसके बाद कुछ प्रश्न आपने गलत किया है, तो जो प्रश्न आपने गलत किया है, मतलब अगर उसको अटेम्प्ट किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। तो अगर वो गलत हो गया सिली मिस्टेक से, कैलकुलेशन से, किसी भी कारणवश, तो यार थोड़ी सी मेहनत करके, भले ही 30% आपको ना तैयार हो, थोड़ी सी मेहनत करके इसको भी सही किया जा सकता है। इसका मतलब आपके सही वाले तो टॉपिक तैयार हैं, गेस वाला भी आपने कर लिया, गलत वाला भी आपने कर लिया। अब आपको बढ़ना है जो आपने छोड़े थे मतलब ये टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है, कहीं से बाहर से आ गया है। तो आपको फिर इनको पकड़ना है कि मैंने इनको छोड़ा क्यों, क्या ये मेरे बुक में नहीं दिए हैं, क्या मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, क्या मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। तुरंत ही इस चैप्टर पे जाएं, वन शॉट वीडियो देखें, इसके नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, पीवाईक्यू लगाएं, और उसके बाद फिर अगला मॉक टेस्ट दें। ये होता है एनालिसिस का तरीका। हो सकता है कि ज्यादा देर लग जाए, लेकिन आपकी कौन सी पीएम से मीटिंग लगी हुई है, ये देर देर नहीं होती है। अगर आपको 4 साल टाइम लग गया, वो देर होती है। इन गलतियों को छुपाते 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 4 साल लग गए, उसको देरी बोलते हैं, ये देरी नहीं कहते इसको। आप अगर किसी दिन कम पढ़ पाओगे इस देरी की वजह से, तो आपको लगेगा यार और आधा घंटा पढ़ लेता हूँ, नहीं जाता हूँ आज खेलने, तो क्या बिगड़ जाएगा, हो गई देर तो हो गई, मैं करूंगा और आधा घंटा।
मुझे तो सिलेक्शन लेना है, मुझे तो नौकरी करना है। तो ये तरीका होता है यार, इसको अपना लेना। उसके बाद फाइनल स्ट्रेटजी, देखिए आपको कॉन्सेप्ट मजबूत करने हैं, चाहे जैसे मजबूत करो, चाहे लिख लिख के मजबूत करो, रट्टा मार के मजबूत करो, कैसे भी पढ़ो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जो कुछ हो, आपको कॉन्सेप्ट मजबूत करना है। इसको छोड़ना भी नहीं है बिल्कुल भी। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद रोज क्वेश्चन लगाओ, आप टारगेट बना लो, मैथ है मुझे रोज 30 क्वेश्चन लगाने हैं, रीजनिंग है 30 क्वेश्चन लगाने हैं, साइंस है 50 क्वेश्चन लगाने हैं, करंट अफेयर है 10 क्वेश्चन। आज चाहे उस दिन की करंट अफेयर को पढ़ें, जैसे आज 1 अगस्त है मान लो, 1 अगस्त के मैं 10 पॉइंट पढ़ लेता हूँ, रट्टा मार लेता हूँ, बस हो गया काम। पढ़ लिया ना, कर ली ना प्रैक्टिस आपने 10 क्वेश्चनों की, याद हो जाएगा वो, दोबारा पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। इस तरीके से आपको रोज क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद पीवाईक्यू प्लस मॉक एनालिसिस। अभी मैंने आपको बताया कि भाई आपको पीवाईक्यू लगाना है और मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करना है, पूरा अच्छे से समझा दिया है। मैंने आपको बुक लिस्ट भी बता दी, तैयारी कैसे करनी है वो भी बता दिया, हर चीज बता दी। करंट अफेयर के लिए भाई 1 अगस्त की करंट अफेयर आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगा। क्या इंप्रूव करना चाहिए, मेरी राइटिंग को लेके आप कुछ मत कहना, क्योंकि भाई मैं मुझे बुरा लग सकता है। लगेगा नहीं, कोई बात नहीं। राइटिंग खराब होगी क्योंकि स्पीड में लिखा होगा, 2 पेज लिखना, तो यार स्पीड में तो लिखना पड़ेगा। डेली का देना है आपको, मेरे पास भी जितना समय है उसको भी आप भी जानते हो। तो यार मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। अपने खुद के नोट्स बनाते जाना, कोई भी मांगना नहीं, पीडीएफ वाला कोई भी दिखना नहीं, क्योंकि ये 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपका एग्जाम नहीं है। आप एक बार वीडियो देखोगे, उसके बाद फिर आप लिखोगे, और जो अपने खुद के नोट्स होते हैं भाई साहब, जिस दिन दोबारा पढ़ लोगे ना, कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ। बाकी मैं रास्ता उसका भी निकाल लूंगा अगर आपको चाहिए, वो आपकी फिर जिम्मेदारी, फिर मुझसे मत कहना। भाई जो चीज थी मैंने आपको सच सच बता दी है। वीडियो यार मेरा लंबा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। स्टार्ट करता हूँ तो लगता है और कुछ बता दूं, और कुछ बता दूं, 5 मिनट में मेरा कुछ होता नहीं है। 5 मिनट में लगता है कि यार क्या ही होगा 5 मिनट में। 1 मिनट इंट्रो पे गया, 1 मिनट इंट्रो पे गया, कुछ बता दिया, 2 मिनट में क्या ही मैं बताऊंगा यार। शक्ल दिखाने के लिए थोड़ी खड़ा हूँ कि मैंने ये टी शर्ट पहनी है, ये माला पहना है, ये ऐसे ही मेरे पास 2 मार्क आना, इसलिए थोड़ी खड़ा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लंबा हो जा रहा है वीडियो, बातें बहुत है मेरे पास। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।